सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का और मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जारी हैं। अब प्रदेश में मोहन राज होगा। शिवराज सिंह को उम्मीद थी एक बार फिर मौका मिलेगा, लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। खुद शिवराज सिंह ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। चेहरे पर हंसी भी थी। वजह बीजेपी हाईकमान का आदेश, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। शिवराज सिंह ने वही किया जो आदेश आया, लेकिन जब शिवराज सिंह लाडली बहनों के बीच पहुंचे तो भावुक हो गए। क्या यह माना जाए कि शिवराज सिंह की कसक बाकी रह गई? मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता। आप सबके चाहते हो। अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। अठारह साल शिवराज सिंह के सिर पर ताज रहा। अब वो ताज उनके पास नहीं है। दिसंबर की 3 तारीख को चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। सीएम के नाम पर चर्चाएं शुरू हो गई। नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई। मंथन चिंतन सब हुआ, लेकिन शिवराज सिंह दिल्ली नहीं गए। शिवराज सिंह जुट गए मिशन 29 में। संकल्प ले लिया पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमल खिलाने का, और निकल गए उन विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर जहां बीजेपी को हार मिली। शिवराज सिंह छिंदवाड़ा गए, श्योपुर का दौरा किया, कार्यकर्ताओं से मिले, उनका हौसला बढ़ाया, लेकिन अब वो भावुक नजर आ रहे हैं। उनका दर्द छलकने लगा है। तो हाईकमान के आदेश विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति बनने के बाद शिवराज सिंह ने अपनी कुर्सी मोहन यादव को सौंप दी। कल मोहन यादव नए सीएम के तौर पर शपथ भी ले लेंगे, लेकिन शिवराज सिंह का अंदाज बदला हुआ नजर आ रहा है। उनके सुर बदले बदले हुए सुनाई दे रहे हैं। जो शिवराज सिंह अभी तक ये कह रहे थे कि पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उन्हें निभाएंगे, लेकिन नई जिम्मेदारी मिलने से पहले ही वो अब अपने स्वाभिमान की बात करने लगे हैं। मौका था लाडली बहनों से मुलाकात का, जहां न सिर्फ लाडली बहनें भावुक हो गई बल्कि मामा भी गुमसुम नजर आए। और इसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो कुछ ऐसा कह गए जो सियासी गलियारों में सवाल बनकर तेजी से दौड़ रहा है। सवाल ये कि आखिर शिवराज सिंह के बयान के मायने क्या हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों के जरिए हाईकमान को कुछ बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं? और सवाल ये भी कि क्या शिवराज सिंह के मन में कोई कसक बाकी है? वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को, दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा। लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है। मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को, दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो चेहरे पर उदासी और मुंह पर, जुबान पर बधाई संदेश। और इसी पर बात करेंगे हम। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सूर्या मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अतुल तारे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं।
पारस सकलेचा हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर शेख, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, सर इतना लंबा अनुभव जो शख्स ने रखा बतौर सीएम रहते हुए, उन शख्स को आज इस तरह से अपनी पीड़ा को जाहिर करना पड़ा, ये नौबत ही क्यों आई? देखिए, जो आप सोच रहे हैं ना कि पीड़ा जाहिर करना पड़ा, इसका मतलब ये है कि आप शिवराज जी की शख्सियत से वाकिफ नहीं हैं। और शिवराज जी ने उस उद्बोधन में एक बात और भी कही थी जो अभी टीवी स्क्रीन पे नहीं चली है। उन्होंने कहा था, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अब वो समय नहीं है मेरे लिए कि मैं पार्टी से क्या लूं। 18 साल पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, अब तो ये है कि मैं पार्टी को क्या दे सकता हूं, यह विचार है। तो और उन्होंने सही कहा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि शिवराज जी इतने पुराने कार्यकर्ता हैं और उनके खून में भारतीय जनता पार्टी है। वो समझते हैं इस चीज को भली भांति तरह से कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारा संसदीय बोर्ड है, जो हमारी पार्टी की व्यवस्था है, वो सब चीजें देखती रहती है और हर कार्यकर्ता को उपयुक्त कार्य देती है। उसके लिए उसको कहीं ना दिल्ली चेहरे के साथ नहीं रही ना सर? जाने की नहीं, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं लगा। और शिवराज जी ने तो ये भी कहा कि मोहन जी का मैं सपोर्ट करता नहीं, वही मैंने कहा कि जुबान पर बधाई संदेश है, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं जाहिर तौर पर, इतने बड़े नेता हैं, लेकिन भाव भंगिमाएं, चेहरे पर उदासी दिख रही है। उदासी नहीं, देखिए क्या होता है कि जो व्यक्ति एक जगह पर 18 साल कार्य किया, जब वो जगह से वो कहीं वो जगह छूटती है और हो सकता है उसके बाद उनको उससे भी बड़ा स्थान मिले, लेकिन एक इमोशनल लगाव होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब गुजरात की असेंबली में जाके वो इमोशनल हो गए थे। ये मानवीय पहलू माना जा सकता है, ये मानवीय पहलू माना जा सकता है। सूर्या मैथिल जी, धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज शिवराज जी ने जो कुछ कहा वो केवल एक समर्पित कार्यकर्ता का लगाव वो बोल रहा था। आप देखिए, पूरे चुनाव में जिस जोश खरोश के साथ शिवराज सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में नेतृत्व किया और बूथ बूथ तक जाकर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी, जिस प्रकार से प्रदेश की बहनों को उन्होंने साधा। और मैं आपको ये कहूँ कि प्रदेश के अंदर सत्ता लाने में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, कमल के फूल को चुना गया और शिवराज सिंह चौहान जी की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। अब रही बात जहाँ तक पद की है, या उन्होंने कहा कि भैया मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी को अब उनको एक बड़ी भूमिका देनी है, इसलिए उनको अब मुख्यमंत्री पद से मुक्त कर नया कोई पद देने की बात है। यही कारण है कि आज उन्होंने मोहन यादव जी का राज तिलक की तैयारी संभाल रहे हैं। और आपने शुरुआत के पैकेज में चलाया कि वो मिशन 29 की तरफ बढ़ चुके हैं, और ये एक भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता की सदैव छाया रही है कि वो कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है। आप देखिए, हारी हुई सीटों पे शिवराज सिंह चौहान जी ने जाना शुरू कर दिया है। वो संसदीय सीट जो नहीं जीते हैं आज तक, हम उस पे काम कर रहे हैं। वो तो ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। और आप ये बात मानेंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरह से व्यवस्थित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। यहाँ पर जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व कर देता है उसके बाद उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। चाहे आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, और अभी आज राजस्थान में देख लीजिए जी। तो ये एक इस पार्टी की खूबसूरती है। आप अगर पूर्व में देखें तो इसी चुनाव के अंदर एक ही मंच पे दो प्रमुख नेता खड़े होकर कह रहे थे मैं इसके कपड़े फाड़ूंगा, मैं उसके कपड़े फाड़ूंगा। आपने देखा था किस प्रकार से राजस्थान की जो विधानसभा है वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से चलती रही थी। केंद्र में कोई निर्णय हुआ था, प्रदेश में आके निर्णय चेंज हो गया। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम बनाना पड़ गया। छत्तीसगढ़ में मात्र 60 दिन के लिए एक लॉलीपॉप डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो ये तो इनकी जो मैं ये कहूं सुंदरता है भारतीय जनता पार्टी की कि अनुशासित पार्टी है। जो निर्णय हो जाता है उसके ऊपर सभी लोग सहमत होते हैं। लेकिन जैसा कि गुलरेज जी ने बोला
कि मानवीय पहलू है। एक व्यक्ति 18 साल तक कहीं काम करता है, उसके बाद यदि उसको दूसरी भूमिका में जाना होता है तो उसका लगाव तो एक जगह होता ही है ना जी। तो वही आज यहां दिखने को मिला है। उन्होंने कहा ना कि मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का पूरी तरह से सहायता और समर्पित होकर उनका कार्य करूं। ठीक है, पारस सकलेजा जी, एक डेकोरम है बीजेपी के अंदर, हर कोई उसका पालन करते हुए दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोहनलाल यादव के नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ाया, उनके नाम की अनाउंसमेंट करी। रही बात कांग्रेस की, सर एक तस्वीर बहुत ही चर्चाओं में आ गई है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी को प्रचंड जीत प्रदेश के अंदर मिली और जीत का ऐलान होते ही कमलनाथ पहुंच जाते हैं फूलों का गुलदस्ता लेकर। मोहन यादव के नाम का ऐलान होता है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, कमलनाथ पहुंच जाते हैं फूलों का गुलदस्ता लेकर। सर गुलदस्ते ही देते रहेंगे या अपनी पार्टी के अंदर भी देखेंगे कि क्या हो रहा है? जी देखिए, ये पिछले रिजल्ट आने के बाद से जो घटनाक्रम हो रहा है वो उसके पहले वाले घटनाक्रम से अगर लिंक करें तो ये स्पष्ट लग रहा है कि शिवराज जी को एक साइड में करके चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई। चाहे भ्रष्टाचार के मामले रहे हो, चाहे मिसमैनेजमेंट के मामले रहे हो, चाहे कुशासन के मामले रहे हो। जब रतलाम के अंदर पहली सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली थी तो उन्होंने पूरे भाषण में शिवराज जी का नाम नहीं लिया, लाडली बहना का नाम तक नहीं लिया पहली सभा में, और उन्होंने आखिरी में सिर्फ इतना सा कहा कि जब बहना को देखता हूं तो मामा की याद आती है। उसके बाद की सभा में गागर में सागर कह तो दिया उन्होंने, और ऐसा गागर में सागर तो कह ही दिया उन्होंने। एक ही बार का जब बहनों को देखता हूं तो मामा की याद आती है। इससे ज्यादा बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कहनी चाहिए थी क्या? कैसी बातें आप करते हैं? लगातार चाटुकारिता करके और इटली चालीसा पढ़कर शायद कांग्रेस के लोगों को लगता है कि जब तक चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा, आडंबर नहीं किया जाएगा और बहुत सारे नारियल नहीं फोड़े जाएंगे, तब तक बात ही नहीं होगी। बड़ी मुश्किल बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। मेरी बात सुने जी बोलिए सर। मेरी बात सुने, मैं आपके जवाब का भी जवाब दूंगा, पर पहले आप मेरी बात तो सुने। मुझे आप बता दीजिए कि प्रधानमंत्री ने अपनी 26 सभाओं में कितनी सभाओं में शिवराज जी की तारीफ की कि आपने बहुत बड़ी लाडली बहना योजना लागू की, और उसके बाद के घटनाक्रम को देखें हम कि जब मुख्यमंत्री के दावेदार कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, इन सबसे बात की गई तो किसी ने भी नहीं कहा कि लाडली बहना की योजना है। सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा है और प्रधानमंत्री की गारंटी है। शिवराज जी अगर 18 साल से आप सर, लेकिन तब भी मानना होगा ना आपको कि किसी ने भी नाम नहीं लिया। चलिए आप ही की बात को बड़ा करते हुए कि बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों ने नाम नहीं लिया उन योजनाओं का या शिवराज सिंह चौहान का, उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान थे जो एक एक दिन में 12-12 सभाएं कर रहे थे, लगातार जाकर प्रचार कर रहे थे। आपके नेता फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं। सर कहां हो रहा है मंथन? नहीं देखिए, अभी यह मुद्दा नहीं कि हमारे नेता क्या दे रहे हैं। मुद्दा यह है कि शिवराज जी ने जो पीड़ा व्यक्त की, तो मैं उसकी आपको भूमिका बता रहा हूं। यह दर्द उनको पहले से था। जब रतलाम की सभा का मैंने कहा, अब उनको ये आप बताएं, 3 दिन पहले उनको राम राम सुबह लिखने की जरूरत क्या थी? 18 साल में तो उन्होंने कभी राम राम नहीं लिखा। सुबह अपने ट्वीट उन्होंने लिखा ना कि रोम रोम में बसे हैं राम राम, अगला ट्वीट भी किया था सर उन्होंने राम राम क्यों लिखा? नहीं तो अगला ट्वीट भी तो किया था। दूसरी पीड़ा ये उनकी है, नहीं अभी हम ये कहते हैं कि अगर वो एक अनुशासित नेता है, अनुशासित पार्टी है ना, तो कि वो रोम रोम करने वालों को राम राम पसंद नहीं आता ना। जो रोम रोम करते रहते हैं, दिन रात जपते रहते हैं रोम रोम, उनको राम राम पसंद नहीं आएगा। सर अब आगे इस पर भी बढ़ते क्वेश्चन उठाएंगे। डॉक्टर शेख आऊंगी आपके पास, लेकिन सर अतुल तारे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अतुल जी, मेरा एक बिंदु नहीं, मेरा एक बिंदु और रह गया है। ठीक है सर, बोल दीजिए। एक बिंदु और रह गया है। जी बोल दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। शिवराज जी एक अनुशासित सिपाही है पार्टी के। शिवराज जी पार्टी के अगर अनुशासित भी सिपाही है तो उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मरना पसंद करूंगा, मांगूंगा नहीं, मरना पसंद करूंगा? भाई उन्हें अगर पार्टी दिल्ली भेजती है तो उन्हें दिल्ली जाना चाहिए। इस सारे घटनाक्रम से साफ नजर आता है कि शिवराज जी को कहीं ना कहीं अवॉइड करने का प्रयास किया गया है, शिवराज जी को साइड करने का प्रयास किया गया है और शिवराज जी की निरंतर उपेक्षा की गई है।
बिल्कुल, इतने लंबे समय तक प्रदेश के सीएम रहे तो जाहिर तौर पर जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता है तो उनकी भी शायद नजदीकियां होंगी, एक इमोशनल अटैचमेंट होगा, तभी आपको दुख है कि उन्हें साइडलाइन किया गया। अतुल तारे जी, खैर टॉपिक पर आते हुए सर, कि जो ये बयान दिया शिवराज सिंह चौहान ने, क्या उसके मायने निकाले जाए? एक तरफ वो खुद को पार्टी का वफादार सिपाही बता रहे हैं, दूसरी तरफ ये बड़ी बात कहना जिसका यहां पर जिक्र पारस जी ने भी किया कि मैं मांगने से बेहतर मरना समझता हूं। देखिए, शिवराज सिंह जी के व्यक्तित्व को पूरे मध्य प्रदेश ने बहुत करीब से देखा है और इस चुनाव प्रचार के दौरान भी मेरी उनसे 2-3 बार मुलाकात हुई और जो बात उन्होंने कही, निश्चित रूप से एक आदर्श कार्यकर्ता के नाते ये बार बार कहा कि पार्टी मुझे जो भी जवाबदारी देगी एक कार्यकर्ता की भांति मैं उसका निष्ठा से निर्वहन करूंगा और मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इस बात में क्या आपत्ति है? वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में मैं यहाँ मुख्यमंत्री हूँ और दिल्ली में जाने के लिए दिल्ली की दौड़ उस समय जो लग रही थी, स्वाभाविक रूप से अगर शिवराज सिंह जी जा रहे हैं तो कि मैं मुख्यमंत्री के पद की कामना के लिए जा रहा हूँ, तो ये वो संदेश देना भी नहीं चाह रहे थे। मेरा एक छोटा सा प्रश्न सर, सुन लीजिए पहले सर। पार्टी उधर दिल्ली जाने का मेरा प्रश्न एक छोटा सा आपसे कि अगर पार्टी दिल्ली जाने का आदेश देगी तो भी दिल्ली नहीं जाएंगे? सर वो वरिष्ठ पत्रकार है सर, वो क्या जवाब देंगे? एक मिनट रुक जाइए सर, डॉक्टर शेख से सवाल लेंगे ये आपका। जी अतुल जी। बिल्कुल, मैं आपका सवाल ले रहा हूं कि देखिए ये जो काल्पनिक प्रश्न है कि अगर वो जब वो ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने मुझे आज तक इतना कुछ दिया है और पार्टी अगर मुझे कोई और जवाबदारी देती है और पार्टी के निर्देश का वो पालन करेंगे। अब वो दिल्ली नहीं जाऊंगा से तात्पर्य आप ये क्यों लगा रहे हैं कि वो दिल्ली जाने को मना कर रहे हैं? दिल्ली नहीं जाऊंगा एक सांकेतिक बात उन्होंने ये कही कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली अपेक्षा नहीं करूंगा। और शिवराज जी इस मध्य प्रदेश के चुनाव के दरमियान भी हम सब जानते हैं कि लगभग भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, यह संकेत स्वाभाविक रूप से था कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा और यह बात को जानते थे। बावजूद इसके एक कार्यकर्ता की भांति मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने अपनी जवाबदारी समझी और 165 विधानसभाओं में उन्होंने प्रचार किया और आज जब वो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है और हम सब देख रहे हैं कि बहुत ही अत्यंत विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ और प्रसन्नता के साथ उन्होंने भावी मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपनी शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जी अतुल जी, इसी बात को आगे बढ़ाते डॉक्टर शेख, क्या दिल्ली भेजा जाएगा तो भी वो नहीं जाएंगे क्या? कांग्रेस का सवाल। देखिए, मैं बतौर भाजपा प्रवक्ता ये बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि दिल्ली तो बहुत दूर की बात है। शिवराज जी को किसी तहसील या किसी कस्बे में या फिर ग्राम पंचायत का भी काम करने को पार्टी बोलेगी तो वो डेफिनेटली करेंगे। हमारे इतने अच्छे सिपाही है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, लेकिन यहाँ वो जो एड्रेस कर रहे हैं ना कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इसका अर्थ ये है कि मुझे मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पार्टी मुझे समझती है और मेरी पार्टी मुझे उचित स्थान देगी और मेरे रिस्पेक्ट को कायम रखेगी। यानी कि जो अब तक दौड़ लगा रहे थे दिल्ली की, क्या वो मांगने जा रहे थे? देखिए, उनमें से अधिकांश जो थे वो सांसद थे, दिल्ली में सत्र भी चल रहा था, उनको वहां पर कागजी प्रक्रिया भी पूरी करनी थी, या मिनिस्टर्स थे जिनको अपना इस्तीफा भी देना था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत थी जिनकी वजह से उनको जाना पड़ रहा था। दूसरी बात, मैं बतौर मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एक बात स्पष्ट रूप से सबके सामने कह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान कल भी पार्टी को बहुत प्यारे थे, आज भी बहुत प्यारे हैं, वो कल भी बड़े प्यारे रहेंगे। जी सकलेजा जी बहुत हंस रहे थे आप पीछे से। भी थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे, वो प्यारे थे कि नहीं? लाल कृष्ण अडवाणी जी भी प्यारे थे, मुरली मनोहर जोशी भी प्यारे थे, अभी वो मार्गदर्शक मंडल में चले गए। क्या शिवराज जी भी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? तो उनमें से हमने किसी को भी नरसिम्हा राव जैसा नहीं बनाया, हमने किसी को भी चाचा केसरी जैसा नहीं बनाया कि उनको बाथरूम में लॉक कर दिया था। चाचा केसरी को उनकी धोती फाड़ दी गई थी और जलील करके ऑफिस से बाहर निकाला गया था। आज भी उन सबका सम्मान है, आज भी वो हमारे लिए इतने ही श्रद्धेय हैं जितने कल थे। जी सूर्य माथिल जी, देखिए तो शिवराज जी का ये उचित सम्मान दे रहे हैं आप? क्या शिवराज जी को उचित सम्मान दे रहे हैं क्या आप? बड़ा शिवराज चिल्ला रहे हो आप? जी, शिवराज जी का उचित सम्मान हो। कल शिवराज बड़ी सहानुभूति हो गई है कांग्रेस को शिवराज सिंह चौहान से। मेरे को 4 लाइनें याद आ रही हैं हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं उनके लिए
अरे सुनिए भैया, 4 लाइनें मुझे आपके लिए याद आ रही हैं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अरे भैया, आप अपनी पार्टी को देखो जो रसातल में चली गई है, आप अपने नेताओं को देखो जो गुलदस्ते लेके खड़े हुए लाइनें लगाकर, आप अपनी पार्टी को देखो जिसका लगातार चीरहरण हो रहा है, अपनी पार्टी को देखो जो लुप्त प्राय होती जा रही है। आप मेरा एक्सचेंज, आप अपने घर को देखो ना भैया, हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे परेशानी क्या है। हम किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, आपको क्या लेना देना। शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था ना, आप मुझे बताओ क्या आपने बनाया था? अरे तो पार्टी ने बनाया था, पार्टी उन्होंने क्या ऐसा बुरा काम किया? अब फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना काहे हो रहा है भाई? आप क्यों? मेरा आपसे इतना सा कहना है, मेरा एक सुन लेते हैं डॉक्टर शेख, सुन लेते हैं जी। आप भी कोई शायरी सुना रहे हैं सर? मेरा आपकी बात, हाँ, कोई शायरी आपके पास भी है? आपकी बात पे गाने की 2 लाइन याद आ गई है। अच्छा, गाना सुनाइए। मुझे गाने की 2 लाइन याद आ रही है आपकी, आपके शेर के ऊपर कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है और उम्र भर का गम इनाम दिया है। ये दिग्विजय सिंह शिवाजी को उम्र भर का गम मिल गया, अब उनके चेहरे पे खुशी भी नहीं दिखेगी कभी के लिए। और ये सचिन पायलट ने गाया था गहलोत के लिए। ये अपनी लाइनें अपनी जेब में रखो। आपने कितना उनका अपमान किया है। हमारी लाइनें सुन रो, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू तुझे और भी कुछ और दूं, नहीं चाहिए पद यश गरिमा, तेरा वैभव अमर रहे मां, और तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। यह है भाजपा की लाइन, यह है संघ की लाइन, यह है भाजपा के अनुशासित कार्यकर्ता की लाइन, और यही है शिवराज सिंह चौहान की लाइन। आप अपनी लाइन अपनी जेब में रखिए। ये सचिन पायलट अगर एसएमएस करते हो गहलोत को, वो एसएमएस यहां ना पढ़ाइए। अतुल तारे जी, ठीक है अतुल तारे जी, एक बात और, आप मेरा आपकी बात पे मैं शिवराज जी की पीड़ा को मैं आप कहे तो मैं व्यक्त कर दूं। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है पारस जी, ये बता दीजिए सर कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर इतना दर्द क्यों? जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हताशा मिली जनादेश के बाद, उनको लेकर दर्द क्यों नहीं? पार्टी उस पर मंथन क्यों नहीं कर रही? वहां इस्तीफे क्यों नहीं लिए गए बड़े नेताओं के? हाँ मैडम ये कह रहा हूं, दर्द इसलिए है कि आपने विषय रखा है और आपका सारा विषय इस बात पर केंद्रित है कि शिवराज जी के ये 2 शब्द वाक्य, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और मैं मांगने की तरह मरना पसंद करूंगा, ये दोनों बातें हैं। अतुल तारे जी एक आखिरी सवाल, तो इससे साफ नजर आता है तो जी इसलिए साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं शिवराज जी के ठीक है, आपको दर्द नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे डिबेट का टॉपिक है तो इसलिए आपको दर्द दिखाई दे रहा था, आपको कोई गम नहीं था इस बात का। खैर अतुल तारे जी, अगर आपका टॉपिक हम पे होता तो मैं अगर आपका टॉपिक कमलनाथ जी पे होता तो मैं कमलनाथ जी की बात आपके प्रवक्ता ये कहते हैं कि उनकी पार्टी का मसला है, हर बात पर कह देते हैं कि उनकी पार्टी का मसला है, उनका अंदरूनी मसला है, बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं। मैडम अगर शिवराज जी का कथन, ठीक है सर, शिवराज जी का कथन इतना एक लास्ट कमेंट, क्या इस बयान का, शिवराज सिंह चौहान के इस बयान का कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्या कोई बड़ी भूमिका केंद्र में उनको मिल सकती है? जाना पड़ेगा उन्हें, नहीं जाना पड़ेगा? सर शॉर्ट में कमेंट सर। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतने संवेदनशील और योग्य कार्यकर्ता का अपना उपयोग करेगी ही, और ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। निश्चित रूप से शिवराज जी जैसे नेतृत्व को या आज पार्टी क्यों खाली रहने देगी? और जब वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो इसका आशय ये लगाना कि वो कोई नई जवाबदारी नहीं लेंगे, ये बहुत ही आधा अधूरा और सतही विश्लेषण होगा जी। निश्चित रूप से वो जाहिर तौर पर वो तो जुटी गए हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, छिंदवाड़ा, श्योपुर, तमाम उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर पार्टी को हार मिली है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जाहिर तौर पर जो बीजेपी का वर्किंग स्टाइल रहा है इसको देखकर ये साफ लगता है कि बीजेपी का इसके लिए भी कोई प्लान बी तैयार होगा। खैर, कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, 1 मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद कैबिनेट पर मंथन जो फिलहाल जारी है, कौन कौन होगा वो भी तमाम अपडेट्स आपको न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मिलती रहेंगी। खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए। फिलहाल मेरे साथ इस महाडिबेट में इतना ही।